Assalamualaikum, my dear all students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Congratulations कि हमारा ग्रामर का सेकंड पोर्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोग टेंसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब टेंसेस कंप्लीट करने के बाद जो हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है पैसिव वॉइस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम टेंसेस के अगले स्टेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ग्रामर के अंदर सीखनी है, वो ये है कि वॉइसेस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम आम रूटीन में बात करें वॉइसेस की, तो वॉइसेस आम लैंग्वेज के अंदर मतलब इसका मतलब होता है आवाज़। मतलब अगर हम इसे एज आ नाउन लें, लेकिन ग्रामर के अंदर हमारे पास पैसिव वॉइस मतलब वॉइस ग्रामर के अंदर नाउन को नहीं कहा जाता। वॉइस की एक पूरा मतलब एक टॉपिक है अच्छा खासा ग्रामर का, जिसे आज हमने क्लियर करना है। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस लेक्चर के थ्रू हमने अपनी तमाम के तमाम कन्फ्यूजन दूर करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइस किसे कहा जाता है, फिर हम पैसिव वॉइस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉइस। लेकिन वॉइस किस चीज़ में? इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, सो इंग्लिश ग्रामर के अंदर वॉइस किसे कहा जाता है? वॉइस जो है हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है ग्रामर का, जिसके अंदर बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट इज़ एक्टिव और पैसिव, इज़ एक्टिव और पैसिव। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सब्जेक्ट यानी काम करने वाला खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है या उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? वॉइस के अंदर। ठीक है, सो वॉइसेस ग्रामर के अंदर किसे कहा जाता है? वॉइसेस ग्रामर के अंदर वो चीज़ होती है जो बताती है कि सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है, यानी सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है या एक्शन सब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो हमारे पास वॉइस कहलाती हैं। अब हमारे पास जो ग्रामर है उसमें वॉइसेस की 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइसेस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का जो वॉइस है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक एक करके हम उस टाइप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जो सेकंड टाइप है हमारे पास उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। तो ये हमारे पास 2 बेसिक टाइप है किसकी? वॉइस की। वॉइस हमने क्लियर किया। वॉइस वो सेंटेंसेस वो क्राइटेरिया ग्रामर का जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है। तो इसकी 2 टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास एक्टिव वॉइस आता है और एक हमारे पास पैसिव वॉइस आता है। जैसे मैंने कहा कि पैसिव वॉइस क्या बताते हैं? पैसिव वॉइस ये बताते हैं कि सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है या एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस हमारे पास तमाम के तमाम टेंसेस जो हम पीछे पढ़ के आए, जितने भी टेंसेस हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। कौन से टेंसेस? अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल टेंसेस पढ़े हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। ठीक है, पैसिव वॉइस का फार्मूला उससे थोड़ा सा चेंज होता है, जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के पैसिव वॉइस डिस्कस करें, हमें पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम इजीली किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना पाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये फ्लाम मतलब प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। एक तो हम उसको आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे, सेकंड हम उसको पैसिव बहुत आसानी से बना लेंगे उसका। तो सबसे पहला हमारे पास जो रूल है पैसिव वॉइस का वो क्या होगा? वर्ब विल बी यूज्ड इन थर्ड फॉर्म। वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। कोई भी दूसरी फॉर्म वर्ब की पैसिव वॉइस के अंदर नहीं लगती, चाहे कंटिन्यूस का बनाए, चाहे आप प्रेजेंट का बनाए, चाहे आप पास्ट का बनाए। पैसिव वॉइस का एक मेन रूल क्या है कि इसके अंदर थर्ड फॉर्म वर्ब की लगनी ही लगनी है। तो वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी यूज्ड। जो पैसिव वॉइस होते हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हर कंडीशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। पैसिव वॉइस
की ये पहचान है, बस समझने की ये पैसिव वॉइस की पहचान है। क्या पहचान है कि एक इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मस्ट है और दूसरा इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट will take the place of object, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। यानी जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, जुमले में सबसे पहले क्या चीज़ इंक्लूड की जाएगी, ऑब्जेक्ट। और जो फोर्थ इसका रूल है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने टेंसेस के अंदर पढ़ा था कि जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि इसमें जुमले में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जैसे हमने सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट लगा रहे थे ना टेंसेस के, इसमें इसके ऑपोजिट कैसे होगा, ऑपोजिट ऐसे होगा कि इसका जो सब्जेक्ट है वो एंड में आएगा और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। तो ये हमने बेसिक रूल्स पढ़े हैं पैसिव वॉइस के, जो कि मस्ट लाजमी रूल्स हैं। अब इसके बाद एक और रूल है पैसिव वॉइस का, वैसे ये रूल के अंदर आता नहीं है, लेकिन यह जो है ना हमारी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो सब्जेक्ट है, मतलब जो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते थे, सब्जेक्ट के हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किए जाएंगे। सब्जेक्ट जो है वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की सूरत के अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट मतलब अगर हम ही यूज़ कर रहे हैं तो एज इट इज़ ही नहीं आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, वो प्रोनाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट बन जाता है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिख देती हूँ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये बेसिक 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने लिख दिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होंगे, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज ये पैसिव वॉइस के लाजमी चीज़ें हैं। ये ऐसी बेसिक है जो अगर आपको नहीं आएगी तो आपको पैसिव वॉइस नहीं समझ में आएंगे। तो पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले वॉइसेस का इंट्रोडक्शन और उसके सारे रूल्स और उसके जो बेसिक जो बैकग्राउंड है या बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक वो आपको नहीं आएगा तब तक आपको पैसिव वॉइस बनाना नहीं आएंगे। तो जो ही है इसका पैसिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम। जो शी है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हर। जो इट है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है इट। आई का हो जाएगा मी। जो वी है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही है और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा रहे होंगे तो अगर वहाँ पर ही होगा तो हमने वहाँ पे डायरेक्टली ही नहीं लगाना, ही की जगह हमने क्या लगा देना, हिम। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास शी होगा तो शी डायरेक्ट नहीं लगाना, उसकी जगह हमने लगा देना है हर। और अगर सब्जेक्ट इट होगा तो इट डायरेक्टली नहीं लगाना, हमने लगा देना है इट, क्योंकि इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही होता है। इसी तरीके से अगर आई होगा, आई को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, मी। और अगर वहाँ पर वी का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपने वी डायरेक्ट नहीं लगाना, उसकी जगह पे क्या लगा देना है, अस। और अगर वहाँ पे यू होगा तो यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास यू ही है। और अगर वहाँ दे होगा तो आपने दे नहीं लगाना, बल्कि दे की जगह क्या लगाना है, दैम। तो ये लाजमी चीज़ जो आपको पैसिव वॉइस के अंदर हाँ जी याद करनी है। उसके अलावा एक और बात अभी से याद कर लें, हमारे पास 2 तरह के टेंसेस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस किसी सूरत में नहीं बनता। तो पहले हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़े हुए हैं कौन से होते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हैज़ नो पैसिव। ये आपको जब सिखाया जाएगा, यानी जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उस दौरान यहाँ पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस दे के कहेंगे कि इसका पैसिव वॉइस बनाएं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी, अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी, अगर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी, इन तीनों कंडीशन के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ नो पैसिव। परफेक्ट कंटिन्यूस के भी पैसिव वॉइस किसी भी सूरत में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जानने से पहले हमने सीखा वॉइसेस किसे कहा जाता है। वॉइस यानी
वो सेंटेंसेस जो हमें ये बताएं कि एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या सब्जेक्ट के ज़रिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब क्या एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या उस पर यानी सब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फिर हमने सीखा इसके 2 टाइप्स, एक हमने एक्टिव वॉइस सीखी है अब तक और दूसरी हमने पैसिव वॉइस सीखी है। एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है, यानी जिसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है वो खुद वर्ब को परफॉर्म कर रहा है और ऑब्जेक्ट इसमें एंड में यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, यानी सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जा रहा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा इन जुमलों के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इसके रूल्स के अंदर हमने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट की जगह लगता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लगता है सब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर किया। यानी सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सबसे पहले आता है तो यहाँ पे उसकी जगह ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे एंड में आता है तो उसकी जगह क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और बीच में इस जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना लाजमी है। वो मैं आपको अभी इसके बेसिक फार्मूला के अंदर वो चीज़ भी सिखा दूँगी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना मस्ट है ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर हर कंडीशन में यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि ये जो है वहाँ पर रूल्स कंप्लीट करने के लिए लाजमी चीज़ है। उसके बाद हमने सीखा कि सब्जेक्ट डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाएगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर उसको यूज़ करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसके कौन कौन से थे, जैसे हमने जाना ही फॉर हिम फॉर द ही, एंड हर फॉर शी, इट का इट, मी फॉर द आई, अस फॉर वी, एंड यू फॉर यू, दे फॉर देम। यानी इसकी ये जो हमने चार्ट बनाया, ये जो छोटा सा हमने लिखा है, यानी अगर ही है तो इनकी जगह ये सब प्रोनाउंस हमने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद हमने जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी हों, चाहे प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। तो अब हमने ये बेसिक रूल सीख लिए हैं सारे के सारे पैसिव वॉइस के। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीखना है इसका एक मेन फार्मूला। वैसे ग्रामर के अंदर ना इस फार्मूले का कोई कॉन्सेप्ट है ना कोई फार्मूला ये सिखाता है। हम ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम इजी ट्रिक्स से ग्रामर पढ़ना सीख रहे हैं। तो अगर हम इजी ट्रिक्स से ग्रामर पढ़ना सीख रहे हैं तो हमें इस तरह की चीज़ें आना लाजमी है। ये मेन फार्मूला याद रखिएगा, ना मैं प्रेजेंट का बता रही हूँ, ना मैं पास्ट का बता रही हूँ, ना मैं फ्यूचर का। मैं आपको पैसिव वॉइस याद रखने के लिए एक मेन चीज़ बताने जा रही हूँ, जिससे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। विद इन सेकेंड्स आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फार्मूला समझ लें कि सारे रूल्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे समराइज़ करके लिखने जा रहे हैं। यानी ये जो हमने इतने लंबे लंबे चीज़ें पढ़ी हैं, इसको जस्ट एक लाइन में एक फार्मूला के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास मेन फार्मूला, सबसे पहले हमारे पास रूल क्या है कि सब्जेक्ट की जगह क्या आना है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आएगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे यूज़ किया जाएगा बाय। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ फार्मूला इसके रूल्स में, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा, और एंड में आएगा हमारे पास सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये एज अ रूल नंबर 6 आप याद कर लें कि बाय, जो बाय वर्ड है, विल बी यूज्ड ओनली बिफोर सब्जेक्ट। जो बाय वर्ड है, हम सब्जेक्ट से पहले, यानी फार्मूला में स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी हो, हमने सब्जेक्ट से पहले ही बाय इस्तेमाल करना है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये है हमारे पास मेन फार्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्रेजेंट टेंस बट इन पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम जो पढ़े थे वो हमने पढ़े थे एक्टिव वॉइस के अंदर। अब हम एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस करेंगे, पर पैसिव वॉइस के अंदर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो तमाम लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे,
बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो चलें हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस के। ठीक हो गया, ओके। तो चले आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अबाउट पैसिव वॉइस, लेकिन किसके, ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हमारा टॉपिक अब कौन सा स्टार्ट हो गया। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस। पहले तो मुझे ये बताएं प्रेजेंट टेंस होते कौन से हैं, याद है या पिछले लेक्चर सारे के सारे भूल गए। प्रेजेंट टेंस यानी वो टेंसेस जो हमारे प्रेजेंट टाइम का एक्शन शो कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। लेकिन हमने प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ने, क्योंकि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ने हैं, उसके पैसिव वॉइस पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास प्रेजेंट टेंस की कितनी टाइप्स थी, हमारे पास प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स थी। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किया कि परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं होते। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के पढ़ने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पढ़ने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के पढ़ने हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते कौन से, ये भी रिपीट करके बताते चलो आपको कि वो सेंटेंसेस जो हमारे पास हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहे होते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसे बनेगा, पहले हम इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिख लेते हैं, ताकि साथ साथ रिपीट भी होता रहे और कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। हमारे पास सिंपल फार्मूला, एक्टिव वॉइस का फार्मूला मतलब सिंपल टेंसेस में जो हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी और एंड में क्या पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट। लास्ट में पीछे आपको याद है हमने अभी पैसिव वॉइस का मेन फार्मूला पढ़ा है, उसके अंदर हमने सीखा है कि इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कौन सी आती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सबसे पहले चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब लाजमी होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सिंपल में तो डू डस्ट है, लेकिन इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे इज़, एम, आर। सही, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थी, लेकिन वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा बाय और एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इज एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर आ गया सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। एक्टिव वॉइस किस तरीके से बना था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और देन ऑब्जेक्ट था। तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस था, लेकिन हमने जब ऑब्जेक्ट पहले ले आए, उसके बाद इज एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और फिर सब्जेक्ट, तो ये बन गया उसका पैसिव वॉइस। सही, देखिए मेन फार्मूले में आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, मेन फार्मूले जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही चीज़ चेंज होगी और वो होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं करते पैसिव वॉइस के अंदर। याद है आपको, यहाँ पे हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखे, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगे और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के पैसिव वॉइस बनते जाएंगे। इसके अलावा ना ऑब्जेक्ट, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना बाय, ना सब्जेक्ट, आगे पीछे कोई भी चीज़ पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती। मेन यानी आगे पीछे करने वाला सिर्फ और सिर्फ होता कौन है, सब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम याद रखेंगे कि कौन से टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब कौन से है, तो हमें पैसिव वॉइस विद इन मिनट्स हम लोग पैसिव वॉइस सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। पैसिव वॉइस की एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख देती हूँ ताकि हम उसका पैसिव वॉइस बनाएं। एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का आपके दिमाग में है, हमने कितने सारे टेंसेस पढ़े हैं और उसके अंदर टेंसेस में हमने बहुत सारी एग्जाम्पल पढ़ी हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी पढ़ा था और उसके अंदर भी हमने तरह तरह से उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देती हूँ, आई बाय अ बैग। आई बाय अ बैग। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस पर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आई है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। आई यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, वर्ब हमारे पास यूज़ हुआ है बाय और बैग, अ बैग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। अब हमने इसको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस किस तरीके से करना है, हमने ऑब्जेक्ट पहले ले आना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले आना है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, अ बैग, हमारे पास हमेशा बड़ा आएगा यहाँ पे, अ बैग। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इस यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है तो हमने क्या यूज़ करना है, इज़। अ बैग इज़
वर्ब थर्ड फॉर्म, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर है, बाय की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास बॉट, देन आ गया बाय और एंड में ऑब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी पीछे लिखवाया, याद है आपको जी। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, मी। सो अ बैग इज बॉट बाय मी, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। सही है। एक और लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, फिर मत कहिएगा कि हमने पढ़ भी लिया और फिर भी हम लोग कन्फ्यूज रहे, नो। एक और सेंटेंस लिख देती हूँ एक्टिव वॉइस का, शी डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स, शी डिस्ट्रीब्यूट्स पेपर्स। अब हमारे पास इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट्स क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पेपर्स। मुझे पता है मैंने तो अभी मेंशन ही किया होगा और आप लोगों ने अपने दिमाग में इसका पैसिव वॉइस बना भी लिया होगा जी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, पेपर्स। अब क्योंकि ये पेपर्स है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हमने इसके साथ इज नहीं लगाना, बल्कि हमने इसके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। सो पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूट्स फर्स्ट फॉर्म, पर हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, हमने लिखनी है इसकी थर्ड फॉर्म। सो पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने क्या सीखा है, हर। गुड, आप लोग टैलेंटेड हो गए, ठीक है। सो शी डिस्ट्रीब्यूट्स पेपर्स, पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। तो ये बन गया हमारे पास पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट टेंस का। अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब इसमें नहीं बताऊंगी, मैंने आपको टेंसेस में बहुत बार बता दिया है, फिर भी रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ। नेगेटिव यानी जिसमें किसी भी चीज़ के लिए मना किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने पैसिव वॉइस पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का। तो इसके नेगेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या है, अच्छा आपको वो चीज़ याद है, वो चीज़ क्या थी हमारे पास, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। कितना इजी है ना। पैसिव वॉइस की एक और मज़े वाली बात बताऊं, इसकी मज़े वाली बात यह है कि हमें इसके हेल्पिंग वर्ब उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पता नहीं लगाने पड़ते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन होते हैं, तो हम इजीली बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ गया बाय, और एंड में आ गया सब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास नेगेटिव। किसका नेगेटिव बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो एग्जाम्पल हमारे पास दो हैं। पहली एग्जाम्पल है आई बाय अ बैग, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है शी डिस्ट्रीब्यूट्स पेपर। अब इन दोनों का हमने क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। एक और बात याद रखनी है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस नेगेटिव में मिला है तो आपको उसका पैसिव वॉइस नेगेटिव में बनाना है, और अगर आपको एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में मिला है तो आपको उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव के अंदर ही बनाना है। तो ऐसे हम लोग भी ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास सिंपली प्रेजेंट एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और वो क्या है, आई डू नॉट बाय अ बैग। मैंने क्या किया है, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर इसका ही नेगेटिव बना लिया है। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। आई डू नॉट बाय अ बैग। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, अ बैग। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका पैसिव वॉइस, अ बैग, ठीक है। अ बैग सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे डू नहीं लगाना, हमने क्या करना है, इज, बाकी सब कुछ सेम जी, बिल्कुल सेम। नॉट, हाँ जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की जगह हमने लगा दिया बॉट, फिर लगा दिया मैंने बाय, और आई की जगह हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया मी। हाँ, मेरे सब कुछ सेम का मतलब ये वाला सेंटेंस नहीं बल्कि ये वाला सेंटेंस था। सिंपल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अ बैग इज़ बॉट माई मी, इसका नेगेटिव क्या होगा, अ बैग इज़ नॉट बॉट माई मी। वही रूल हमारे पास, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेना है, तो हमारा फार्मूला इजीली बन जाएगा। फार्मूला नहीं, सॉरी, इजीली उसका नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास उस तरीके से देखा, आई बैग इज़ बॉट माई मी, नेगेटिव कैसे बन गया, अ बैग इज़ नॉट बॉट बाय मी। फिर मैंने ये क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपके पास नेगेटिव में है तो आपने उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बनाना है, तो वो इस तरीके से बनेगा। सही है। कैसे बनेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस बेशक डू डज हो, लेकिन पैसिव वॉइस डू डज नहीं है। पैसिव वॉइस हमारे पास क्या है, इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। दूसरा भी बना लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ओ वेरी गुड,
पेपर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। सिंपली हमने क्या करना है कि इस एम आर के बाद नॉट लगा देना है, लेकिन सिंपली नहीं, हार्डली चीज़ें भी याद रखनी है हमने। हार्डली क्या है? हार्डली ये है कि अगर ये नेगेटिव में है तो उसको नेगेटिव इस तरीके से हम चेंज करेंगे। चलें हम एक एक करके सारे डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद हम आगे भी बताते हैं आपको। नेगेटिव पढ़ लिया, अब आते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हाँ जी, जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाँ जी, इसमें भी हमने क्या करना है, इस एम आर को पहले ले आना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, इस एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के हम सबसे पहले ले आए, फिर बाकी स्ट्रक्चर सेम, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय आएगा, और एंड में आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, अ बैग इज़ बॉट बाय मी। ठीक, तो इसका हेल्पिंग वर्ब यानी इज उठाकर हमने सबसे पहले ले आना है, इज अ बैग बॉट बाय मी। कितना सिंपल है ना। लेकिन अगर हमें टेंस मिला ही इंट्रोगेटिव के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल शी डिस्ट्रीब्यूट्स पेपर्स, याद है ना शी के साथ क्या लगता है, डज। ये मैं बना रही हूँ एक्टिव वॉइस का, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, डज शी डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स, ये एक्टिव वॉइस का बनाया मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास बन गया है। अब हमने इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना, हमें डज नहीं लिखना, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारे पास डज की जगह क्या है, इज है। सब्जेक्ट नहीं लिखना, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर्स, ओके सॉरी, क्योंकि पेपर्स प्लूरल में था तो यहाँ पे हम इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। सो आर पेपर्स, उसके बाद वर्ब लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ब के बाद क्या लगाना है, बाय, तो मैंने यहाँ पे बाय भी लिख दिया, और फिर हमने शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है जो कि क्या हो जाएगा, हर। सो आर पेपर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अपने इंट्रोगेटिव टेंस के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनेगा, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रो नेगेटिव की। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और मना भी किया जाता है, यानी हाँ भी होती है और ना भी होती है, पूरी पता कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं हम जिसके अंदर, सिंपली ये बोले तो। अब इसका फार्मूला क्या है, इसमें सबसे पहले आएगा इज एम आर। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सॉरी, इसके बाद आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, देन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। इज एम आर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। अब किस तरीके से, अब कुछ इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, डज शी नॉट डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स। पता तो लगी क्या होगा मैंने किसका सेंटेंस लिखा है, एक्टिव वॉइस लिखा है अपने इंट्रो नेगेटिव के अंदर, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना है, डज शी नॉट डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स। हमने बनाना है इसका पैसिव वॉइस, क्योंकि ये इंट्रो नेगेटिव के अंदर है तो उसका पैसिव वॉइस भी हमने इंट्रो नेगेटिव के अंदर ही बनाना है, जो कि हमने फार्मूला लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम लोग बना लेंगे। कैसे बनेगा, डज नहीं लगेगा, डज की जगह हमने क्या लगा देना है, इज नहीं लगाएंगे क्योंकि पेपर्स है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे लगाएंगे आर। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पेपर्स, सो आर पेपर्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा देना है, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद आ जाएगा बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। तो कुछ इस तरीके से हमने नेगेटिव बनाना भी सीख लिया, इंट्रोगेटिव भी और इंट्रो नेगेटिव भी बनाना सीख लिया। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या, उसका पैसिव वॉइस के अंदर किस तरीके से चेंजेस आती हैं, ये सब हमने सीख लिए हैं। इसकी एग्जांपल हम एक दो कर लेते हैं ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है, इसकी एग्जांपल के अंदर मैं एक जुमला लिख देती हूँ, वी
लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है? वही हमारे पास है सब्जेक्ट, लर्न हमारे पास है ऑब्जेक्ट और लॉट्स ऑफ थिंग्स ये पूरा के पूरा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि लॉट्स ऑफ थिंग्स में सिर्फ थिंग्स को समझेंगे, लॉट्स ऑफ को आगे पीछे करेंगे। नहीं, हमने उसके साथ उसका एडजेक्टिव लगा होगा उसको साथ लेकर जाना है। एंड, द, बिग, स्मॉल कुछ भी होगा उसे हमने साथ में पूरा कंसिडर करना है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर। लर्न हमारे पास कंसिडर हो रहा है द वर्ब और वही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। सो वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब हमने बनाना है इसका पैसिव वॉइस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। बताएं मुझे इसके साथ में क्या लगाऊँ, इज, एम या आर? आर लगेगा। क्यों आर लगेगा? क्योंकि ये प्लूरल है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर। लर्न की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लर्नड, देन हम लगाएंगे बाय और एंड में क्या लग गया, अस। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लर्नड बाय अस। ये बन गया पैसिव वॉइस। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने अभी क्या सिखाया, मैंने अभी यही सिखाया कि यहाँ पे अगर कोई भी नाउन है उसके साथ उसका एडजेक्टिव हमने साथ लेके चलना है, वरना हमारा पैसिव वॉइस कभी भी सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, उसके नेगेटिव का पैसिव वॉइस, उसके इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस, उसके इंट्रोनेगेटिव का पैसिव वॉइस विथ एग्जाम्पल्स। और इसको हम चेंज करना भी सीख लेंगे इस टेंस के अंदर। लेकिन फिर हम चलते हैं आगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस भी बाकी तमाम के तमाम पैसिव वॉइस की तरह बहुत ही आसान होते हैं। विथ इन सेकेंड हम इसे सीख लेंगे किस तरीके से हम इजीली इसको कवर करेंगे। क्या आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस का फार्मूला याद है? हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा क्योंकि आप लोग तो बहुत टैलेंटेड हैं और अब तो सेल्फ स्टडी की तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं। तो अब तो वो बच्चे रहे ही नहीं हैं जिन्हें मार मार के पढ़ाना है ना। अब तो हमारे सारे के सारे बच्चे खुद से समझदार हैं, खुद से उन्हें पता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्किप करनी वो चीज़ आती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एक पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास होते कौन से जुमले हैं जी, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर गोइंग ऑन एक्शन शो हो रहा हो, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो काम चल रहा होता है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ते हैं। यानी वो एक्शन जो रीसेंट टाइम के अंदर चल रहा है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। पहले हम जान लेते हैं इसके एक्टिव वॉइस के फार्मूला के बारे में ताकि हमारे पास रिपीटिशन बाकी रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सबसे पहले चीज़ यूज़ की जाती है वो क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है इज़, आर, एम। यह हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा हमने जाना था कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और एंड में क्या आ गया था, ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल फार्मूला बन गया था एक्टिव वॉइस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि मिस ने तो हमें कहा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओ और मिस ने लास्ट लेक्चर में हमें कहा था कि आपने हमेशा जो है वो कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सीखा था। बहुत आसानी तरीके से हम सारे के सारे रूल्स फॉलो कर लेंगे। हमने किसी को भी नाराज़ नहीं करना, हमने तमाम के तमाम जितने भी रूल्स हैं उसे कंप्लीट करना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें पता है कि हमने पैसिव वॉइस में जो चीज़ ऐड करनी है, जो चीज़ लगानी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। एक अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ कि इसके हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास क्या है, इज़, एम, आर। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज़, एम, आर लगेंगे और इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस में भी इज़, एम, आर लगेंगे और इसके पैसिव वॉइस में भी इज़, एम, आर लगेंगे। अब क्या करें, अब हमारे पास क्या मसला आ गया, ये मसला कि फोर्थ फॉर्म भी लगानी है और थर्ड फॉर्म भी लगानी है। कोई मसला नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत आसान है और हम इसको ऐसे चुटकियों में सीख लेंगे किस तरीके से। भाई एक लफ्ज़ है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्प ही नहीं करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किस काम के। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा बीइंग। फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी बताया जाएगा आपको कि यहाँ पे बीइंग क्यों इस्तेमाल किया गया। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बाय और एंड में आ गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बीइंग, आप लोग गेस तो करें कि बीइंग हमने क्यों इस्तेमाल किया है, आइडिया लगाएं। मतलब हाँ, आपका आइडिया अब
अब आप गैस, अब आप चेक करें कि आपका आइडिया सही था या गलत था। बीइंग यानी आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंप्लीट कर दी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस था। तो हेल्पिंग वर्ब ने हेल्प करके हमारे सारे कन्फ्यूजन दूर कर दी। फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूस का रूल नहीं टूटा है। इज एम आर अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर है तो प्रेजेंट का रूल भी नहीं टूटा। वर्ब अपने थर्ड फॉर्म के अंदर है तो पैसिव वॉइस का रूल भी नहीं टूटा। यानी हमने ग्रामर के सारे रूल्स फॉलो कर लिए। प्रेजेंट ने कहा फर्स्ट फॉर्म लाओ, हम इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के अंदर ले आए। कंटिन्यूस ने कहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाओ, हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग के थ्रू ले आए। पैसिव वॉइस ने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओ, तो हमने मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर लिख दिया। हमने तो सारे रूल्स पूरे कर दिए। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बड़ी आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल पर। हाँ जी आराम से ही बनना है, आप टेंशन नहीं लें। हाँ जी, हमने हंस हंस के ग्रामर पढ़नी है, एंजॉय करके पढ़नी है। अगर हम बोरिंग मोड से ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं वी आर सेलिंग आवर ओल्ड बाइक। तो ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस। किसका एक्टिव वॉइस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब हमने बनाना है इसका पैसिव वॉइस। बनाना तो आपको आता है, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ, मुझे पता है कि अगर मैं नहीं भी हिंट दूंगी तो अब तो आप बना ही लेंगे। सो वी आर सेलिंग आवर बाइक। इसका जो पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनेगा, पहले आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये जो वी है हमारे पास यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर। ये जो सेलिंग है ये हमारे पास मेन वर्ब है। और अवर ओल्ड बाइक, मैंने कहा था कि हमारे पास अगर कोई नाउन है एज आ ऑब्जेक्ट तो यूज़ हुआ है, उसके साथ जो उसका एडजेक्टिव और बाकी अगर कुछ लगा है तो उसके साथ ही उसे हम पूरे के पूरे को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सो वी आर सेलिंग आवर बाइक, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। बड़े आराम से बन जाएगा, आप लोग देखिएगा कैसे आराम से बनेगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? अवर ओल्ड बाइक। तो हमने अवर ओल्ड बाइक पहले ले आए। कितना सिंपल था ना, याद रखना है बस इसके एडजेक्टिव और इसके अगर हमारे पास साथ में कोई प्रोनाउन वगैरह दिया गया है इसको साथ रखें, उसे अलग नहीं करें। उसे अलग करेंगे तो हमारे पैसिव वॉइस में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो अवर ओल्ड बाइक, क्योंकि बाइक सिंगुलर है तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? इज़। सो हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, हमने इज एम आर में से इज़ भी यूज़ कर लिया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है वो क्या है? बीइंग। सो अवर ओल्ड बाइक इज़ बीइंग सेलिंग, फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या है? सोल्ड। उसके बाद बाय यूज़ किया और अवर का आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने अभी सीखा था। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है? अस। सो अवर ओल्ड बाइक इज बीइंग सोल्ड बाय अस, ये बन गया हमारे पास पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। हमने कुछ भी मुश्किल काम नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया है कि हमने अवर ओल्ड बाइक यानी ऑब्जेक्ट को पहले ले आए फार्मूला के मुताबिक, क्योंकि बाइक सिंगुलर था तो उसके साथ हमने इज लगा दिया, ये भी फार्मूला के मुताबिक किया हमने। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल किया, वर्ब फोर्थ फॉर्म के अंदर था तो हमने वर्ब उसको थर्ड फॉर्म के अंदर सोल्ड में ले आए। उसके बाद बाय और एंड में आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ वी जो कि हो गया अस। एक बात फिर बोल दूं कि यहाँ से अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा के पूरा पैसिव वॉइस आगे पीछे हो जाएगा और आपको बड़ी मुश्किलें होनी है। तो इसको तोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है आप कंसिडर करें। और पैसिव वॉइस को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब आने चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट देने जाएंगे और अगर वहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आई तो आपका टेस्ट सारा के सारा ऐसे गलत हो जाना है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लास्ट में पूछी जाती है टेस्ट के अंदर। क्या कर देंगे वो? पैसिव वॉइस बना देंगे, वर्ब की फॉर्म गलत लिख देंगे। अब तो अक्लमंद लोगों को तो पता है थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अक्लमंद लोगों को उसकी थर्ड फॉर्म एक्यूरेट आनी भी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये तो हमने सिंपल अफर्मेटिव सीख लिया है। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव के ऊपर कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव किस तरीके से बनता है। हमें पता है, हाँ आप लोगों को भी पता लग गया है जी, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और हमने कुछ भी नहीं करना। ये हमारे पास सिंपली फार्मूला है पैसिव वॉइस का। किसका पैसिव वॉइस? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो पहला हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर है उसके बाद नॉट लगा देना है, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। भला कैसे? वो ऐसे कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ठीक है, उसके बाद जो इज एम आर लगाया था वो अपनी जगह पर है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने जो चीज़ ऐड कर दी है वो क्या है? नॉट। उसके बाद बीइंग भी सेम कंडीशन के अंदर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एज इट इज़ है,
बाय भी है और सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा देना है, ओके सॉरी, ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव बन गया किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिखा, इज एम आर लिखा, नॉट लिखा, बीइंग लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और एंड में लिख दिया सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट अकेला नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ये सिंपल हमारे पास बन गया नेगेटिव पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो हमारे पास जुमला कुछ ये था कि आवर बाइक इज़ बीइंग सोल्ड बाय अस। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आवर बाइक इज़ नॉट बीइंग सोल्ड बाय अस। देखिए कितना सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो इज एम आर है उसके बाद नॉट लगा दिया, हमारा नेगेटिव बन गया है। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्टली ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो, डायरेक्टली दिया जाए, वी आर नॉट सेलिंग आवर बाइक, और आपको कहा जाए चेंज इनटू नेगेटिव ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है, यानी इसको सिर्फ सिंपली बस ये कहा जाए कि पैसिव वॉइस में चेंज करें। ये तो हमें पता है कि अगर नेगेटिव में दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस भी हमने नेगेटिव में ही बनाना है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल थोड़ी है, हमें तो पता है ना कैसे बनेगा। हमने क्या करना है, इसका जो ये बनाया है ना सिंपल, इसको नेगेटिव में लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट पहले ले आए, आवर ओल्ड बाइक, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑल नहीं लिखा है, ठीक है। सो आवर बाइक इज, उसके बाद नॉट देन बीइंग सोल्ड बाय अस। कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको समझ कर करें, ठीक है। तो ये हमने नेगेटिव बना लिया, मतलब अगर हमें डायरेक्ट दिया जाएगा तो भी हम कर लेंगे और अगर हमें डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा तो भी हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें पता है कि हमने ऑब्जेक्ट पहले ले आना है, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ इज एम आर लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय, और सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की सूरत के अंदर लिख देना है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव बन गया। जी अब हम बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले जिसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक हो गया। तो अब हम लिखते हैं इसके फार्मूले के बारे में। पहले तो मुझे ये बताएं कि फार्मूला में इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं, जी हेल्पिंग वर्ब उठाकर सबसे पहले ले आते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो क्या है वो क्या है, इज एम आर। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा जो मैं पिछले लेक्चर में भी बार बार बता कर आई हूँ कि हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को छेड़ना है, उसके बाद हमने किसी को नहीं छेड़ना, वरना काम ख़राब हो जाएगा। फिर हमें मत बोलेगा कि हमने गलत समझा दिया आपको। फिर आ गया वहाँ पे बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे बिकॉज ये क्या है हमारे पास पैसिव वॉइस है, और एंड में आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। इज हमारा ऑब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, और आ गया हमारे पास सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से मिला हुआ है, आर वी सेलिंग आवर बाइक। हम क्या करेंगे, इसको इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव के अंदर दिया गया है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव के अंदर ही चेंज करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आवर बाइक, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इज लगा दिया। सॉरी, सेंटेंस में सबसे पहले हमने क्या लगाना है, इज आवर बाइक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं। तो हम इज आवर बाइक, उसके बाद हमने क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया आवर बाइक, क्योंकि ये था ऑब्जेक्ट। आर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर बात की जा रही है बाइक की, तो हमने इज लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, देन आएगा हमारे पास सोल्ड बाय, वही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया अस, इज आवर बाइक बीइंग सोल्ड बाय अस। तो ये बन गया हमारे पास इंट्रोगेटिव किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रो नेगेटिव की। तो चले देखते हैं कि इसका इंट्रो नेगेटिव किस तरीके से बनता है। इंट्रो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास ऐड होगी वो हमारे पास आएगा आर, ठीक है, इज और एम। या हम आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, एंड एज यूजुअल सब्जेक्ट के बाद हमने इंट्रो नेगेटिव में क्या लगाना है, नॉट। फिर यहाँ पर नॉट के बाद क्या यूज़ किया जाएगा, बीइंग, देन हमारे पास वर्ब आएगा अपने थर्ड फॉर्म के अंदर, उसके बाद आएगा बाय, और एंड में आएगा
अगेन यहाँ पे हमने सेम मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट और अगेन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। तो इज देम आर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रो नेगेटिव इसके पैसिव वॉइस के अंदर। तो हमारे पास जुमला क्या था, हमारे पास सेंटेंस ये था और बाइक इज़ नॉट बीइंग सोल्ड बाय अस। ठीक है, अब हम इसको पहले इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं, सिंपल जुमला लिखते हैं। ठीक है, आर वी नॉट सेलिंग आवर बाइक। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, आर वी नॉट सेलिंग आवर बाइक। सिंपली ये जुमला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रो नेगेटिव है लेकिन अपने एक्टिव वॉइस के अंदर। तो ये क्या है हमारे पास इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस के अंदर। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होंगे और आगे थोड़ा बहुत इसके हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो जाएंगे। अब कैसे, अब हमारे पास आर है तो आर एज इट इज़ रहेगा, सब्जेक्ट की जगह हम लोग देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आवर बाइक। सो आर आवर बाइक, उसके बाद हमने लगाना है नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आवर बाइक के बाद लगा दिया नॉट। उसके बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो क्या है, बीइंग। सो आर आवर बाइक नॉट आर, यहाँ पे हमने इज़ लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाइक क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा बल्कि इज़ लगेगा। इज़ आवर बाइक नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सेल की जगह हमने क्या लगाना है, सोल्ड बाय, और सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने क्या लगाना है, जी अस। सो इज़ आवर बाइक नॉट बीइंग सोल्ड बाय अस। यहाँ पर जो मैंने गलती कर दी बाय मिस्टेक, वो आप लोगों ने नहीं करनी है। वो क्या है, वो ये है कि देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर आर है तो लाजमी नहीं यहाँ पर आर आएगा। यहाँ पर आर होने की वजह ये थी कि यहाँ पे वी है। ठीक है, वी के साथ हम लोगों ने आर लगाया था, बट यहाँ पे इस लगाने की वजह क्या है कि यहाँ पे बाइक के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं और बाइक हमारे पास सिंगुलर है। बिल्कुल वैसे जैसे अब यहाँ पर देखें, वी आर नॉट सेलिंग आवर बाइक, सही, वी आर नॉट सेलिंग आवर बाइक। इसका जो हमने पैसिव वॉइस बनाया, हमने क्या किया था, और बाइक इज़ नॉट बीइंग सोल्ड बाय अस। अब यहाँ पे हमने इज़ क्यों लगाया था, क्योंकि अब ये आवर बाइक के साथ लगा है और बाइक सिंगुलर है। यहाँ पे आर क्यों लगाया था, क्योंकि ये वी के साथ लगा है और वी क्या है, प्लूरल है, तो वी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगा था। इस सेम सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आर वी नॉट सेलिंग आवर बाइक, ये इसका इंट्रो नेगेटिव है, और अगर इसका हमने पैसिव वॉइस करना है तो हमें यहाँ पे इस से लगाना लाजमी है। यह हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हम लोगों ने नहीं करनी, अपने दिमाग को फ्रेश रख के हम लोगों ने इस तरह की गलतियों से बचना है। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसका हम एक और सेंटेंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग गुड जॉब। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस। हमारे पास सेंटेंस क्या है, यू आर डूइंग गुड जॉब। अब हमने इसको करना है इसके पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर पहले मुझे ये बताया इसका सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है यू, वेरी गुड, वर्ब है डूइंग और ऑब्जेक्ट है जॉब, लेकिन इसके साथ हमने गुड को भी अटैच करना है क्योंकि हम ये चीज़ सीख चुके हैं। सो हमारे पास जुमला कैसे होगा, गुड जॉब, और क्योंकि जॉब अब सिंगुलर है तो हमने आर नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, इज़। गुड जॉब इज़ बीइंग डन बाय यू। ठीक है, यह हमने बिना फार्मूला के इसलिए सीखा क्योंकि हमें फार्मूला के बगैर भी चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, यू आर नॉट डूइंग गुड जॉब, तो हम क्या करते जी, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज इसके नेगेटिव के अंदर ही करते। किस तरीके से, गुड जॉब आर नॉट की जगह हो जाता इज़ नॉट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता, बीइंग, क्योंकि ये मस्ट है। उसके बाद डन, क्योंकि ये डूइंग की थर्ड फॉर्म है, बाय, और एंड में आ जाता यू। और अगर यही चीज़ हमारे पास होती अपने इंट्रोगेटिव के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस होता, आर यू डूइंग गुड जॉब, तो ये हमारे पास हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब इसका हमने इंट्रोगेटिव किस तरीके से चेंज करना है, जैसे मैंने कहा कि आर है तो हमने आर नहीं लगाना, इस लगाना है, बिकॉज हमने इसके ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या चीज़ लगानी है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ देख रहे हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, पर पैसिव वॉइस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। सो इज़ गुड जॉब बीइंग डन बाय
यू। तो ये बन गया हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीख लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट टाइम के अंदर काम चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पढ़ा, इज एम आर पढ़ा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया हमने कोई तब्दीली नहीं की है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आए। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हमारे सेम रहे हैं। हमने प्लस में बीइंग क्यों ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि हमने कंटिन्यूस का रूल कंप्लीट करना था। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस के अंदर होती है, इसलिए हमने यहाँ पर बीइंग लगाया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस के अंदर, तो हमने इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई है। इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला कंप्लीट किया अपने तमाम रूल्स के साथ। फिर हमने इसमें यह सीखा कि अगर आपको नेगेटिव के अंदर चीज़ मिली हुई है तो उसको नेगेटिव के अंदर ही पैसिव वॉइस बनाए, इंट्रोगेटिव के अंदर मिली हुई है तो इंट्रोगेटिव में ही उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और अगर इंट्रो नेगेटिव में मिली हुई है तो इंट्रो नेगेटिव में ही उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन मार्क और इज एम आर और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा और सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस चीज़ की भी आप लोगों ने केयर करनी है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट चीज़ सीखनी है वो है सीखनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलें हम सीखते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्या आपको याद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा किसे जाता है? हम लोगों ने लास्ट सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास वो जुमले होते हैं जो उस एक्शन को शो करते हैं जो एक्शन रिसेंटली ख़त्म हुआ होता है, यानी जो काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला आप लोगों को यकीनन याद होगा, तो हम इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला भी पढ़ लेते हैं और साथ साथ हम इसके पैसिव वॉइस के बारे में भी सीखेंगे कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए तो पहले लिखते हैं हम इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला, फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने क्या जाना था इसके? जी, सबसे पहले लगा था सब्जेक्ट। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब याद है आपको? परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? जी बिल्कुल, हमारे पास परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़, हैव या फिर हैव। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और एंड में हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारे पास था एक्टिव वॉइस का फार्मूला। अब हम बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले क्या चीज़ लगाते हैं? हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। गुड न्यूज़ ये है कि इसके भी हेल्पिंग वर्ब सेम है, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब पढ़े तो इसके हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास क्या है? हैव और हैज़। एडिशनली यहाँ पर एक और हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि है बीन। अब यहाँ पे बीन क्यों आया, पहले आप अपना आइडिया लगाएं, तब तक मैं फार्मूला पूरा लिख लेती हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एंड में आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। जी, हैव हैज़ तो आ गया परफेक्ट को पूरा करने के लिए, और क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। बीन यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास परफेक्ट का रूल कहता है कि बीन अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे वर्ब तो थर्ड फॉर्म के अंदर है ही, तो फिर क्यों लिखा? बट रूल इज़ रूल। अगर हमने कंटिन्यूस के लिए बीइंग लगाया तो हमने परफेक्ट के लिए बीन लगाना है। बीन बी की थर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। हैज़ हैव किसके लिए आए हैं? परफेक्ट के लिए। और फर्स्ट फॉर्म में क्यों है? प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए। बीन किस लिए आया है? परफेक्ट का रूल कंप्लीट करने के लिए। परफेक्ट क्या कहता है कि वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब थर्ड फॉर्म में क्यों है? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है। अगेन सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया? बाय। और याद रखना है सब्जेक्ट हमेशा होगा अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ये हमने सिंपल फार्मूले लिख लिए हैं एक्टिव वॉइस के भी और पैसिव वॉइस के भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। अब हम इसका कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे और इस सेंटेंस की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व करेंगे। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है? जी, सेंटेंस हमारे पास है आई हैव कलर्ड माई बॉक्स। सेंटेंस सिंपली क्या हो गया हमारे पास? आई हैव कलर्ड माई बॉक्स। अब हमने बनाना है इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा। सब्जेक्ट हमारे पास है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैव, कलर्ड हमारे पास इसका मेन वर्ब है एंड माई बॉक्स हमारे पास यहाँ पे इस सूरत में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा? इसका पैसिव वॉइस यूँ बनेगा कि पहले हमारे पास आ जाएगा माई बॉक्स। अब देखिए हमारे पास आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, ये रूल हमने पढ़ा था और क्यों लगाते हैं ये भी हमने सीखा था। माई बॉक्स के साथ हमने हैव नहीं लगाना बिकॉज बॉक्स एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमने लगाना है हैज़, ठीक है। माई बॉक्स सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, इसलिए मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो माई बॉक्स हैज़, उसके बाद हमने लगा दिया बीन, देन हमने लगाना है कलर्ड,
उसके बाद लगाना है बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी। सो माई बॉक्स हैज़ बीन कलर्ड बाय मी। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बन गए सिंपल अफर्मेटिव के अंदर। ठीक है, क्लियर है जी। तो उसके बाद हम आते हैं इसके नेगेटिव के जानिब। नेगेटिव की फॉर्मेशन में क्या होगा जी, बिल्कुल हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज़ और हैव। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैज़ या फिर हैव लिख देना है, देन हमारे पास आना है नॉट, और नॉट के बाद आना है बीन। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बेशक हो, लेकिन हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है, दूसरे हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज़ लिख देना है। वर्ब इन थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में आ गया हमारे पास सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो हमारे पास सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सॉरी फार्मूला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, वर्ब इन थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब हमारे पास जुमला क्या था, हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, आई हैव कलर्ड माई बॉक्स। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव किस तरीके से बनेगा, आई हैव नॉट कलर्ड माई बॉक्स। ये तो हमारे पास बन गया एक्टिव वॉइस का नेगेटिव। अब हमने पैसिव वॉइस का नेगेटिव बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस के नेगेटिव में हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो ये हो जाएगा माई बॉक्स, देन बॉक्स क्योंकि सिंगुलर है मैंने अभी डिस्कस किया, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या लगा देना है, फार्मूला के मुताबिक नॉट, देन हमारे पास आ जाएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आ जाएगा कलर्ड, सॉरी कलर्ड, उसके बाद आ जाएगा बाय, और आई की जगह हम लोगों ने लिख देना है मी। सो माई बॉक्स हैज़ नॉट बीन कलर्ड बाय मी। ये बन गया हमारे पास इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आ गया नेगेटिव। ठीक है, आई हैव नॉट कलर्ड बाय बॉक्स, माई बॉक्स हैज़ नॉट बीन कलर्ड बाय मी। अब आते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें दिया होता है वो हम सेंटेंस में सबसे पहले ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज़ हैव है और प्लस में बीन है, लेकिन हमने बीन को नहीं छेड़ना, हमने हैव हैज़ को देखना है। तो हैव हैज़, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, देन आ गया बीन, देन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, फिर आ गया बाय, और एंड में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। देखिए मैंने जैसे हमारे पास सब्जेक्ट लगाते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लगाना लाजमी है, उसके बाद ही हम लोग बीन लगाएंगे। तो चले हम सेंटेंस लिख लेते हैं। अगर हम सिंपल इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, किसका, माई बॉक्स हैज़ बीन कलर्ड बाय मी, ये है पैसिव वॉइस। हमने बनाना है एक्टिव वॉइस का, आई हैव कलर्ड माई बॉक्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव होगा हैव आई कलर्ड माई बॉक्स, और एंड में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा नेगेटिव इतना तंग नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, इंट्रोगेटिव में हम लोग फंस जाते हैं। इंट्रोगेटिव हम थोड़े से ना आगे पीछे मतलब अपने आप को ज़रा सा दिमाग डाइवर्ट करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने यहाँ पे हैव लगाना है, क्या हैज़ लगाना है। क्योंकि ये जो है ना, इसमें क्या आसानी होती है हमारे लिए, इसमें यह आसानी होती है कि ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है। यहाँ पे क्या मसला हो जाता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाद में होता है और पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे पीछे मिस कर देते हैं। तो इस बात का हमने खास ख्याल रखना है जब हमने टेस्ट देना है, स्पेशली तब। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हैज़, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में हैज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। सो हैज़ माई बॉक्स, उसके बाद बॉक्स क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हैज़ लगा दिया, हैज़ और हैव में हैज़ लगा दिया, ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ गया, माई बॉक्स। उसके बाद हमने लगा दिया बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, कलर्ड बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, मी। सो ये ऐसे हो गया कि हैज़ माई बॉक्स बीन कलर्ड बाय मी। ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में हमने बनाना है अब इसका इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव का फार्मूला कैसे होगा जी, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लाजमी है, मस्ट है, किसी भी सूरत में नहीं भूलना है। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव में हमारे पास आ गया हैज़ और हैव, उसके बाद यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रो भी है यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर प्लस में नॉट का लगना लाजमी है। एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट, और पैसिव वॉइस में क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद लगा दिया बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट अपने
ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से, फार्मूला कुछ इस तरीके से हो गया हमारे पास, हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। पहले हम इसका बना लेते हैं, एक्टिव वॉइस का इंट्रोनेगेटिव किस तरीके से बनेगा, हैव आई नॉट कलर्ड माय बॉक्स। और एज यूजुअल एंड में हमने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का होना लाजमी है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके पैसिव वॉइस में मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव में एक ध्यान रखना है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का। तो हमने हैज़ पहले ले आए, हैज़, उसके बाद माई बॉक्स, उसके बाद माई बॉक्स ऑब्जेक्ट था, हैज़ है, मैं हैज़ पुट कर दिया। उसके बाद नॉट लगाना लाजमी है बिकॉज नेगेटिव कहा गया तो नॉट, नेगेटिव यानी नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारे पास क्या है, कलर्ड बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, मी। सो ये सेंटेंस हो गया, हैज़ माई बॉक्स नॉट बीन कलर्ड माई बी, इंट्रोनेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके पैसिव वॉइस के अंदर ये चीज़ इंक्लूड हो गई है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। सिंपल जुमला अगर मैं लिख दूँ, आई हैव, आई नहीं करते, अब हम वी की बात करते हैं, वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क। पैसिव वॉइस बनाए, पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, अवर वर्क, वर्क सिंगुलर नाउन आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अवर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस। और अगर ये नेगेटिव में होता तो हम क्या बोलते, अवर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस। इंट्रोगेटिव होता तो हैज़ अवर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय अस। और अगर ये इंट्रोनेगेटिव होता तो हम क्या बोलते हैं, हैज़ अवर वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस। तो यहाँ पर हमने टेंसेस के साथ साथ यानी एक्टिव वॉइस को रिपीट करने के साथ साथ हमने उसके पैसिव वॉइस भी साथ साथ सीख लिए हैं। हमने ये वाला रूल क्यों चूज़ किया है आप लोगों के लिए कि हमने एक्टिव वॉइस लिखा फिर पैसिव वॉइस लिखा, ये रूल हमने आपके लिए इसलिए चूज़ किया था ताकि आप जो टेंसेस पढ़ते हैं उसको पैसिव वॉइस में मिक्स ना कर दें और इसकी रिपीटेशन भी साथ साथ होती रहे, इसलिए हमने ये मेथड आपके लिए चूज़ किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने टेंसेस को भी साथ में याद रखा होगा और उसका पैसिव वॉइस भी डिफरेंस पढ़ लिया होगा कैसे डिफरेंट होना है, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने टेंसेस को रिपीट करते रहेगा और प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस का करना लाजमी है। लास्ट में मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिख देती हूँ, इसका पैसिव वॉइस ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई डू माई वर्क, सिंपल जुमला दे रही हूँ, बहुत सिंपल दे रही हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका पैसिव वॉइस बनाने और इसके पैसिव वॉइस बनाने के बाद इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव भी ट्राई करना है इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट, ठीक है। आई डू माई वर्क, सेकेंड है आई एम डूइंग माई वर्क और थर्ड वन है आई हैव डन माई वर्क। इंट्रोनेगेटिव सॉरी इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी थी क्यों नहीं होता, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूल्स सारे उस पर अप्लाई नहीं होते, इसलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव भी साथ साथ बनाएंगे ताकि आपकी जो ग्रामर है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।